भारत और भूटान के बारे में जानते हैं। ये जो व्यक्ति आप यहाँ देख रहे हैं, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर है। इनका नाम है लोते शेरिंग। लोते शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर 2018 से भूटान के प्राइम मिनिस्टर है। भूटान में राजशाही भी है लेकिन नाम मात्र की है। और जिग्मे खेसर वांगचुक वहाँ के राजा हैं। ये इनको आप जानते होंगे, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। भूटान जो देश है, मैंने अभी कहा कि हमने दो देशों के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है। नेपाल के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी वो हमने 1950 में साइन की है। और भूटान के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो 1 साल पहले हमने साइन की 1949 में। फ्रेंडशिप ट्रीटी का ये मतलब है कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे सबसे पक्के दोस्त हो, आपकी सुरक्षा हम देख लेंगे, आपका व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं हम देख लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम सामने खड़े रहेंगे। ये वादा हमने नेपाल को दिया है और ये वादा हमने भूटान को दिया है। तो भूटान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 में साइन हो गई है और नेपाल के साथ 1950 में की थी हमने। तो ये जो व्यक्ति हैं ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर है, आज भी है। इनका नाम है लोते शेरिंग। ठीक है। भूटान देश की हम अगर बात करते, जब भी हम भूटान के बारे में बात करते हैं तो मन में एक ख्याल आता है कि यार ये देश बड़ा हैप्पी देश है। ये देश बहुत हैप्पी है। असल में ये भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर ही लेते हैं। दुनिया के जहां सारे देश जीडीपी में तुलना करते हैं, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसे कहते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब ये कि एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में जो भी माल बना, गुड्स, और जो भी सेवाएं दी गई, इनकी जो कीमत है उसे कहते हैं उस देश की जीडीपी। विद इन अ फाइनेंशियल ईयर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री इज टर्म्ड एज इट्स जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब ये घरेलू का मतलब है कि हमारे देश में, है ना। तो और यहाँ पे सारा खेल किसमें होता है, ये जीडीपी के हम की तो को मापते किस में है, पैसे में मापते हैं, मनी में मापते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी है। और अगर नॉमिनल टर्म्स में देखें तो यूएसए सबसे बड़ी जीडीपी है। भूटान ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है। इसने निकाला है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आप लोग सुनते होंगे भूटान दुनिया का सबसे सुखी देश है, या इसे कह सकते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। इसने बोला कि भाई मैं किसी की खुशी में पैसे से नहीं तोलूंगा। जैसे हमारे अभी क्या है, आज की दुनिया क्या है, जो जितना अमीर है वो उतना समृद्ध देश है। इसने बोला ऐसा नहीं भैया, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसने अपना खुद का एक इंडेक्स निकाला और जिसे कहा ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। सॉरी, ये हैप्पीनेस इंडेक्स तो दूसरा है, लेकिन इन्होंने जो निकाला उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये इनकी टर्मिनोलॉजी। बोलते हैं हम जीडीपी को नहीं मानते, हम जीएनएच को मानते हैं। हम जीएनएच को मानते हैं, हमारे देश में हैप्पीनेस को, खुशहाली का सूचकांक होता है। इसके लिए इन्होंने कई सारे पैरामीटर निकाले हैं कि आपकी शिक्षा कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, आपको सरकारी सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। इस तरह 9 पैरामीटर में इन्होंने अपनी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाली है। और दुनिया भर के देश इसको देख के भूटान की पूरी पूरी हमेशा सराहना करते हैं कि कितना अच्छा देश है। यहाँ पे पैसे से उठ के उन्होंने और चीजों पे ध्यान दिया। और बाकी दुनिया जीडीपी में अपने आप को तौलती है, जो ज्यादा अमीर वो ज्यादा सुखी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भूटान अपने जीडीपी अपनी कभी नहीं बताता, वो बोलता है हमारे यहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होती है। और ये जो मैंने इंडेक्स की बात की, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ये एक अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स है। इसमें हर देश के व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप अपनी सरकार के से कितना खुश हैं। तो एक विडंबना ये भी है कि जो जीएचआई इंडेक्स है, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर निकलता है, मोर देन 180 कंट्रीज में लोगों की जो खुशहाली है उसको चेक किया जाता है, तो भूटान इसमें 100+ इसकी रैंकिंग है। मतलब ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अब मुझे इसका एनजीओ का नाम नहीं याद है अभी, मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूएसएसडीएसएन नाम से कोई संस्था है, देख लेना आप। उसकी हैप्पीनेस इंडेक्स में तो भूटान को वो
100 देशों से भी पीछे रखते हैं, उनका जो अलग पैमाना है। लेकिन ये देश अपने यहाँ जीएनएस निकालता है, और ये देश अपने यहाँ के लोगों की हर तरह की जरूरतों का ध्यान रखता है और बोलता है हम हमें जीडीपी से मतलब नहीं है, हम तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशहाल खुशहाली से मतलब रखते हैं। ये जीडीपी कभी नहीं बताता अपने, ये बोलता है हमारी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पूछिए आप। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो वेस्टर्न जो पैमाना है, इसमें भारत की भी रैंक 100 प्लस ही आती है। मतलब हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं ये भी उसी रैंक में आते हैं, उसके पीछे ही आते हैं। ठीक है, यूपीएससी के लिए हमें रैंक क्या स्पेशल रैंक है वो जानना नहीं जरूरी है, स्टैटिक इतना ही जानना। फिर भी आप जान लीजिए कैसी विडंबना है कि वेस्ट के हिसाब से, यूरोपियन नेशन के हिसाब से भूटान बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन भूटान की सरकार ने अपना हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला हुआ है और उसके हिसाब से वो लोगों की खुशहाली पे काम करती है। एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, हमारा एक स्टेट है एमपी नाम का, और खुशकिस्मती से आप सभी एमपी में ही रह रहे हैं अभी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत की है कि हमारे यहाँ भी खुशहाली इंडेक्स निकाला जाएगा, लोगों से उनका खुशहाली का पैमाना पूछा जाएगा, भले हम खुश रहे या ना रहे। लेकिन एमपी पहला स्टेट है जिसने भूटान वाला कॉन्सेप्ट कॉपी किया। ठीक है, और एमपी में भी राजगढ़ पहला जिला है जिसने ये सूचकांक जारी किया है। तो ये जो मैंने आपको ब्रीफिंग दी, क्लियर है सभी को? यस सर। अब इतनी खुशी की बात है, लेकिन अभी 5 दिन पहले की ये न्यूज है। हम देख रहे हैं कि भूटान की जो वहाँ के, हाँ शिवानी पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैंने लास्ट में ये बोला कि हमारे देश का मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ भी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस शुरू किया है उसने, कि ये भी चाह रहा है कि हम देखिए हमारी जनता, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। और इसमें भी राजगढ़ जिला जो है, राजगढ़, उसने अपने यहाँ जिले स्तर पर राजगढ़ पहला जिला बना है देश का जिसने अपने जिले में हैप्पीनेस इंडेक्स को लॉन्च किया है, राजगढ़ जिला। और स्टेट की बात करेंगे तो एमपी पहला स्टेट बना है। जब इतना खुशहाल ये देश है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ 6-8 दिन पहले की न्यूज है कि भूटान कह रहा है कि भैया हम बहुत परेशान हो गए, हमारी मदद कीजिए। तो क्या है, ठीक है, असल में क्या है आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया आपको, एक भारत सरकार ने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू शुरू की थी, यानी वैक्सीन मैत्री। उसके तहत हम अपने आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको हमने वैक्सीन दी, शुरुआत में पैसे मुफ्त में दी, फिर बाद में पैसे भी लिए हमने। उस एवज में 5.5 लाख 5.5 लाख कोविशील्ड के डोज भूटान को दिए थे। लेकिन आपने देखा दूसरी लहर आने के बाद हमारी हालत इतनी पतली हो गई कि हमने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को में हॉल्ट लगा दिया। हॉल्ट मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया। हमने बोला भाई अपना घर तो सुधार ले, पहले दुनिया को देखेंगे। अब भूटान हमसे कह रहा है कि भैया, भारत से कह रहा है कि भाई कुछ करो यार, हम लोग जैसे हमने देखा पिछली क्लास में, नेपाल में कोरोना वायरस अभी कंट्रोल में नहीं आया, भूटान में नहीं आया, श्रीलंका में नहीं आया, और इनके यहाँ तो वैक्सीन भी नहीं बन रही, ये हम पे डिपेंडेंट थे। तो ये वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है, ये भारत सरकार को कह रही है कुछ करिए, हमको वैक्सीन दीजिए, नहीं तो हम, आपकी पिछली वैक्सीन मार्च में मिली थी हमें, उसके बाद वैक्सीन नहीं मिली और हमारे यहाँ वैक्सीन की बड़ी कमी है। ठीक है, तो इनकी थोड़ी खुशहाली को हम कम कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां, हम अपने लोगों के लिए वैक्सीन नहीं दे पा रहे, तो इनको कहाँ से दो। ठीक है, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि भूटान सरकार ने वापस से भारत सरकार को कहा कि यार साहब हमें बचाइए, हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई। एक और करंट अफेयर्स की न्यूज़ ये है कि भूटान देश की पहली सैटेलाइट, भूटान की पहली सैटेलाइट जो है वो इसरो लॉन्च करेगा, इसमें काम चल रहा है, और इसरो लॉन्च करेगा भूटान की पहली सैटेलाइट। ठीक है, 2021 में वादा है कि हम इनकी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, हम इनकी सैटेलाइट बनवा भी रहे हैं, इसरो बनवा भी रहा है, उसको लॉन्च भी करेंगे। ठीक है, और हमने देखा था सार्क के लिए, सार्क में 8 देश आते हैं, इसके लिए 7 सैटेलाइट इसरो पहले से लॉन्च कर चुका है। मतलब इसरो की जो सेवाएं हैं वो भूटान को मिल रही हैं। और अभी हाल में इसरो का एक सेंटर इसरो का एक सेंटर भूटान में भी खोला गया है। मतलब जिसे कहते हैं ग्राउंड स्टेशन, जहाँ पे जो जानकारी हमें बेंगलोर में इसरो के हेडक्वार्टर में मिल सकती है, उसी का एक छोटा ऑफिस खोल दिया गया है। ग्राउंड स्टेशन भूटान में भी खोला गया है। हम देख रहे हैं कि भूटान की सैटेलाइट हम लॉन्च करवा रहे हैं, भूटान की सैटेलाइट हम बनवा रहे हैं। और हमने बोला कि 4 साल पहले 2017 में भारत सरकार ने सार्क सैटेलाइट लॉन्च की थी, सार्क सैटेलाइट। उसमें उससे भूटान को भी लाभ मिलता है। सार्क सैटेलाइट से सबको लाभ मिलता है एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को लाभ नहीं मिलता क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हमको आग दिखाई है, और अभी तो ड्रोन से हमला भी कर दिया हमारे ऊपर, तो हमने भी पाकिस्तान को
टिट फॉर टैट दिया है। सार्क सैटेलाइट में सार्क में 8 देश आते हैं, लेकिन वैक्सीन डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान को हमने वैक्सीन नहीं दी क्योंकि उसने हमसे मांगी ही नहीं। और सार्क सैटेलाइट जो इसरो ने ही बनाई है, सार्क सैटेलाइट, उसमें उसकी भी सेवाएं पाकिस्तान को नहीं मिलती, बाकी सारे देशों को मिलती हैं। तो ये भी एक न्यूज़ है। अभी इनकी सैटेलाइट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, जब हो जाएगी तो खबर मिल जाएगी आपको 3-4 महीने बाद। लेकिन ध्यान रखिए कि भूटान की सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई भूटान का मैप देख लिया जाए। तो जैसे कि हमने अभी नेपाल देखा था, नेपाल 5 राज्यों से अपनी सीमा लगा रहा था। भूटान के साथ पहली सीमा लगती है सिक्किम की, दूसरी सीमा लगती है ये सॉरी, हाँ सही है, दूसरी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, ये वेस्ट बंगाल है। तीसरी सीमा लग रही है अरुणाचल आसाम से, और चौथी सीमा लग रही है अरुणाचल प्रदेश से। मतलब कितने राज्य सीमा लगा रहे हैं भूटान से? 4 राज्य सीमा लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कौन बैठा है ऊपर, चाइना बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साक्तिंग ये भूटान में है। अभी क्या हुआ, 4 महीने पहले चाइना ने, देखिए अब ये जो एक सेंचुरी है साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए भूटान के कितने अंदर है, लेकिन चाइना ने बोला ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मेरा एरिया है। ये भी एक न्यूज है, आ सकता है। साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में है? भूटान में। साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के किस हिस्से की ओर है? ईस्टर्न हिस्से की ओर है, पूर्वी हिस्से की ओर है। साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भारत का कौन सा जो राज्य है वो सबसे नजदीक है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और चाइना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि, आप मुझे बताइए चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है, कोई बताएगा मुझे? पांचवी फिंगर तो कहता है बेटा, लेकिन चाइना अरुणाचल प्रदेश को कहता है साउथ तिब्बत, के तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है ये। और ये उसको अपना मानता है। तो मतलब चाइना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश उसका है। और यहाँ पे चाइना बैठा ही है, चाइना के हिसाब से चाइना कुछ भी सोच सकता है। और वो बोल रहा है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरा हिस्सा है। जबकि कोई विवाद नहीं है, भूटान और चाइना के बीच में कोई भी लैंड इशू नहीं है। फिर भी अभी हाल ही में आया था। तो कभी आ सकता है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस देश ने क्लेम किया अपना? तो चाइना ने क्लेम किया, बाकी उसका नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज अभी आई है तो सुनी लो। 2 लाख से अधिक चाइनीज सोल्जर, 2 लाख से अधिक चाइनीज सोल्जर इंडिया चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं। 2 लाख से अधिक चाइनीज सोल्जर। और अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि हमने एक्स्ट्रा 50,000 सोल्जर इंडिया चाइना के बॉर्डर पे डिप्लॉय किए हैं। तो इंडिया चाइना की बॉर्डर जो है वो मोटे तौर पे LAC कही जाती, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। में दिखाऊंगा अभी क्या है। ठीक है, तो अभी ये तनातनी चल रही है यहाँ पे, है ना। और यहीं पे डोकलाम हुआ था, डोकलाम भी बताऊंगा अभी क्या है, डोकलाम में क्या हुआ था। भूटान की या अरुणाचल प्रदेश की? साक्तिंग किसकी है? अब आप इस मैप में देखो, साक्तिंग किसका है? साक्तिंग भुगतान भूटान का है ना। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बात और बताना चाहूंगा। आसाम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है मानस। क्या नाम है? मानस। क्या नाम है? मानस। आसाम में क्या मिलेगा? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क मिलेगा। वो मानस का बहुत बड़ा हिस्सा भूटान में भी आता है। तो भूटान में जो मानस है उसके नाम क्या, आगे क्या लगा है? रॉयल, रॉयल मानस नेशनल पार्क। और हमारे यहाँ आसाम में जो है उसका नाम है मानस नेशनल पार्क। ठीक है। तो आप लोगों ने मैप देख लिया, लगभग 700 किलोमीटर की बॉर्डर हमारी और भूटान की है। और आप देखिए भूटान 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ, एक तरफ ऊपर बैठा है चाइना। असल में क्या हुआ था 1914 में, 1914 में भारत और चाइना की बॉर्डर क्या हुई थी? डिमार्केट हुई थी। यानी 1914 में कौन सी रेखा बनी होगी? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। और चाइना कब पैदा हुआ? 1949 में, क्योंकि उसके पहले चाइना था ही नहीं, वहां राजशाही थी, चिंग डायनेस्टी थी। तो चाइना बोलता है, मतलब आज का जो चाइना है वो बोलता है हम तो 1949 में पैदा हुए ना भाई। तो 1914 में कोई भी मैकमोहन लाइन बना देगा, हम उसको मानते नहीं है। तो आज जो विवाद है इसी को लेकर है कि इन हमारी और चाइना के जो बॉर्डर है वो चाइना मानता ही नहीं, इसलिए हमेशा खड़ा रहता है। तो अभी 2 लाख से अधिक सोल्जर्स चाइना के यहाँ पे डिप्लॉय हैं। और हमने भी अपने सोल्जर्स यहाँ डिप्लॉय कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास तक बुलेट ट्रेन ले आया है, बुलेट ट्रेन। हमारे यहाँ ट्रेनें बंद है और वो बुलेट ट्रेन पहुंचा दिया है यहाँ पे। ठीक है, बुलेट ट्रेन आ गई तो आप उसकी रफ्तार जानते हैं, उसकी कैपेसिटी जानते हैं। तो अभी तनातनी का माहौल है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
लगभग 700 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारे इंडिया और भूटान भूटान की। और इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल से सीमा है इसकी, सिक्किम से है, आसाम से है, अरुणाचल से। अब हम चलते हैं दो कलाम इशू के बारे में। दो कलाम इशू क्या है? पहले तो देखो कहीं कहीं लिखा है दो कलाम, वैसे इसका नाम है डोकाला। एक्चुअल नाम क्या है? डोकाला। ला मतलब होता है दर्रा, डो का मतलब जगह जो भी है ना। ये जो डोकाला है ये यहाँ पे। अब आप देखियो ये जो एरिया है, ये देखो, ये जो एरिया, ये मैं एरिया को पहले पूरा काला करता हूँ। देखो ये जो एरिया है त्रिभुज टाइप का, उल्टा ट्रायंगल टाइप का एरिया देखो, जो मैंने जितना हिस्सा काला किया है, इसे कहते हैं ट्राई ट्राई जंक्शन। यहाँ तीन देश मिल रहे हैं। ये जो सफेद वाला हिस्सा है सिक्किम है, यहाँ सिक्किम, इधर क्या है? सिक्किम मतलब इंडिया, इधर क्या है? भूटान। और ऊपर क्या है? तिब्बत का एरिया। और तिब्बत किसके पास है? चाइना के पास। तो ये है ट्राई जंक्शन एरिया। कौन सा एरिया है? ट्राई जंक्शन एरिया। यानी इधर ईस्ट में भूटान है, वेस्ट में इंडिया है, और ऊपर चाइना है। अब ये जो मैंने पूरा हिस्सा काला किया है, यहाँ पे देखो चाइना यहाँ तक आ गया, मतलब चाइना बिल्कुल नीचे तक है। ये जो पॉइंट है यहाँ तक चाइना है। और इसके जस्ट नीचे हमारा एक पूरा रास्ता है। इसके जस्ट नीचे हमारा एक हाईवे है। और जो हाईवे हमें कहाँ जोड़ता है? नॉर्थ ईस्ट से। और इस हाईवे का नाम क्या है? कोई बताएगा? कोई कॉरिडोर है इसका नाम, जिसको मैंने चिकन नेक भी कहा है। इस कॉरिडोर का नाम क्या सिलीगुड़ी कोई बताएगा? कॉरिडोर। वेरी गुड, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो चाइना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बीच में मुश्किल से 50 किलोमीटर भी नहीं है, 50 किलोमीटर। चाइना इतनी पास है आपके, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर कॉरिडोर के सिर्फ 50 किलोमीटर ऊपर चाइना है। क्योंकि ये ट्राई जंक्शन में ये जो पूरा काला हिस्सा है ना, ये चाइना का है। ये जो काला हिस्सा है इसे कहा जाता है, कौन सी घाटी कहा जाता है? इसे कहा जाता है चुंबी वैली। क्या कहा जाता है इसे? चुंबी वैली या चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी किस किस कंट्री में? चाइना में। चुंबी घाटी का ट्राई जंक्शन किन किन देशों के में है? चुंबी घाटी की एक तरफ भूटान है, एक तरफ इंडिया, और ऊपर तो चाइना है। ठीक है, ध्यान सुनना। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे मिलेगा आपको चुंबी घाटी। ची फॉर चाइना, ची फॉर चुंबी, चा फॉर चाइना, चा फॉर चुंबी। चुंबी के देखिए ये जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम में हमारे पास एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसका नाम है नाथू ला। ला मैंने बताया है, ला दर्रे को कहते हैं, नाथू उसके नाम का जगह है। नाथुला, तो नाथुला मेरा भारत में आता है पास। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। जैसे अभी हमने देखा था कि वहां पे क्या मिल रहा था? लिपू लेक मिल रहा था आपको। उत्तराखंड में लिपू लेक था। ठीक है, भारत सरकार कहता है कि लिपू लेक से जो नदी निकलती है वो है क्या? काली नदी। तो लिपू लेक के वेस्ट में पूरा मेरा है। और चाइना बोलता है नहीं, लिम्पिया धूरा से जो नदी निकलती है वो है काली नदी। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि लिम्पिया धूरा, लिपू लेक और दारचूला और काला पानी सब चाइना अपना नेपाल अपना हिस्सा मान रहा है। और लिपू लेक से हम कहाँ जा सकते थे? चाइना में कोई ऐसी जगह है जहां से हम लिपू लेक होके जाते? तो कोई नाम बताएगा? मानसरोवर सर। वेरी गुड। तो ये जो देखिए लिखा है, ये मानसरोवर, मतलब हम यहाँ से भी मानसरोवर जा रहे थे। मैंने बोला था ये रास्ता बड़ा कठिन है, और यहीं पे हमने रोड बनाई है, पक्की रोड, इसी को लेकर नेपाल कर रहा था। तो नेपाल तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा नेपाल अपना बोल रहा है। ये जो मैंने काला काला किया है पूरा हिस्सा नेपाल अपना बोल रहा है। और हमने कहा है कि नहीं भाई, इसमें हमने कहा है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। ये पूरा हिस्सा जो ट्राई जंक्शन है नेपाल अपना बोल रहा है। और हमने कहा है कि भाई ये जो जगह है ये लिपू लेक है। लिपू लेक। हमने बोला कि लिपू लेक से जो नदी निकल रही है ना, ये है काली नदी। तो इसके इस पार मेरा, और वो जो नेपाल है बोलता है नहीं, यहाँ पे एक जगह है लिम्पिया धूरा। लिम्पिया, ये आप लोगों ने देख कल पढ़ा होगा, फिर से बता रहा हूँ। लिम्पिया धुरा से नदी निकलती है वो है कि काली नदी।
लिम्पियाधुरा तक का एरिया नेपाल पूरा मान रहा है, हमने बोला नहीं, लिपू लेक से इधर का एरिया तुम्हारा है, उधर का मेरा है। और इस मैप में बिल्कुल सही दिया हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ये भारत का ही है। खैर, लेकिन यहाँ से लिपू लेक से भी हम कहाँ जाए थे, मानसरोवर, मैंने बोला था वो यात्रा जो है कठिन होती है। अब नाथुला से भी हम कहाँ जाते हैं, मानसरोवर। कैसे जाते हैं ये भी जान लीजिए। नाथुला हमारे पास है, ये जो एरिया काला वाला, ये चुंबी वैली है। और यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम है डोकला। इसी को कहीं कहीं कहा गया डोकलाम। तो 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया था। भारत और चाइना की आर्मी 150 दिन तक खड़ी रह गई थी आमने सामने। तब तो दुनिया भर हिल गई थी कि यार, दो न्यूक्लियर पावर्ड देश आमने सामने खड़े, कहीं ये बम एक दूसरे पर ना फेंक दे। और अभी देखिए 1 साल से अधिक हो गया है गलवान क्लैशेस को, अभी भी भारत और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी है। तो भारत और चाइना अपने अपने पुराने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। हम लोग, हमें ये रिकॉर्ड तोड़ना अच्छा लगता है। पहले हम 150 दिन तक डोकलाम में खड़े थे, अब हम 365 से अधिक दिन से वहां से लेकर, लद्दाख से लेकर यहाँ तक खड़े हुए हैं। तो यहीं पे चुंबी जो घाटी, यहीं पे एक जगह दर्रा है, उसका नाम है डोकला, या कहीं कहीं डोकलाम कहा गया। तो नाथुला हमारा हिस्सा है, डोकला जो है, डोकला, वो डोकलाम में। यहाँ पे क्या हुआ था, चाइना ने अपनी आर्मी रख दी थी, बहुत सारी आर्मी ले आई थी। भूटान डर गया, यार चाइना अपनी आर्मी क्यों लेके आ गया। और चाइना भूटान को ब्राइब कर रहा था, या एक तरह से रिश्वत दे रहा था कि भैया ये जो एरिया है ना, यहाँ वाला एरिया तुम पूरा हमको दे दो। मतलब वो चाह रहा था कि भारत सिलीगुड़ी तक का एरिया, उसके पास तक का इसका हो जाए, और इसके बदले में इधर वाला कुछ हिस्सा चाइना भूटान को देना चाह रहा था। और कौन सा हिस्सा, वही साक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोल रहा था साक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम रख लो और बाकी हिस्सा मुझको दे दो। तो ये तो वही बात हुई कि कभी चाइना हमसे कहे कि भारत अरुणाचल प्रदेश तुम रख लो और लद्दाख हमको दे दो। अरे तो भाई, जो तेरा है ही नहीं उसको कैसे तू दे रहा है मुझको। ऐसा ऑफर वो उस टाइम पे दे रहा था। तो यहाँ पे जब चाइनीज आर्मी आ गई, तो हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रखी 1949 से। हमारी आर्मी भी खड़ी हुई यहाँ पे, और उसे कहा गया था डोकलाम स्टैंड ऑफ। तो लोकेशन याद रखिएगा, डोकलाम का है। अच्छा, अब मैंने मानसरोवर का जिक्र और किया। एक और रास्ता मानसरोवर यात्रा जाने का जो काफी आसान है, वो होता है नाथुला होते हुए, नाथुला होते हुए, डोकला होते हुए हम यहाँ से ऐसे ऐसे जा सकते हैं मानसरोवर। ये रास्ता भी कुछ समय के लिए चाइना सरकार ने ओपन कर दिया था। ये जो रास्ता, ये वाला, ये तो हमेशा ओपन रहता है, लेकिन ये रास्ता मुश्किल है जो लेपू लेक होके जाता है। और जो मानसरोवर वाला होता है, ये मोटरेबल रोड है, मतलब अपनी कार गाड़ी से भी आप कार और से जा सकते हो यहाँ पे। ये रास्ते में तो पैदल ही जाना है, खच्चर से ही जाना है आपको। तो ध्यान रखिए, मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं अभी। एक तो वाया लिपू लेक, लिपू लेक का है उत्तराखंड में, और एक वाया नाथुला, डोकला, एंड देन चाइना यानी तिब्बत होते हुए मानसरोवर। तो डोकलाम इशू क्लियर हुआ सभी को, चुम्बी घाटी, डोकला, नाथुला क्या है। रिप्लाई करिए। अब भूटान को आप देख रहे हैं, ये भी सैंडविच स्टेट है, ऊपर चाइना नीचे इंडिया है ना। और भूटान नेपाल जैसे बात नहीं करता, वो भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। और भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज्यादा व्यापार भूटान भारत के साथ ही करता है। ये 1914 में मैकमोहन लाइन तय हुई थी। और ये जो लाइन तय थी, आप देखिए इसी मैप में अगर आप देखेंगे, एक्चुअल में ये रेखा थी, ये थी मैकमोहन लाइन। लेकिन 1962 में क्या हुआ, इन दोनों युद्ध किया, और ये जो पूरा एरिया ये अपने अंडर में ले लिया। तो मैकमोहन रेखा तो एक तरह से वायलेट कर दी ना इन लोगों ने। तो अब भारत की जो बॉर्डर है ना, वो मैकमोहन रेखा से, इधर वाली जो रेखा है, इधर वाली जो बॉर्डर है, वो तो मैकमोहन रेखा है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन लद्दाख में मैकमोहन लाइन नहीं मानी जा रही, क्योंकि लद्दाख वाले एरिया में क्या माना जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि 1962 से बहुत बड़ा एरिया इन्होंने हमारा छड़प लिया है। ठीक है। तो 1993 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया है। जिस तरह एलओसी का जो कॉन्सेप्ट है, एलओसी वाला कॉन्सेप्ट कोई बताएगा कब से आया है, कब से दोनों देशों ने माना है, भारत और पाकिस्तान ने, कि हम एलओसी को ही इंटरनेशनल बॉर्डर मानेंगे। कोई मुझे बताए, मैं पिछला पढ़ा चुका हूँ। अंकुर चौहान, कराची एग्रीमेंट नहीं, शिमला समझौता। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश पैदा हुआ। और 1972 में शिमला में समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने माना था कि ठीक है, अब से एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो मानी जाएगी क्या,
इधर वाला जम्मू कश्मीर को लेकर मानी जाएगी इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम था क्या नाम है उस रेखा का? कोई बताएगा? अंग्रेजों ने कौन सी रेखा खींची भारत और पाकिस्तान के बीच में? कौन सी लाइन है? अंग्रेजों ने भारत से पाकिस्तान अलग किया तो कौन सी लाइन खींची है? रेड क्लिफ लाइन, वेरी गुड। तो रेड। सिर्फ रेड क्लिफ लाइन जो है ना, वो जहां जहां पाकिस्तान से बॉर्डर है वहां तो मानी जाती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में तो बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कब्जा कर लिया। तो जम्मू कश्मीर में एलओसी है, इसको 1972 में माना गया है शिमला समझौते के बाद। और मैकमोहन लाइन भारत चाइना की हर बॉर्डर में है, लेकिन सिवाय कश्मीर को छोड़ के, लद्दाख वाला छोड़ के, क्योंकि लद्दाख वाले एरिया में अक्साई चिन वाला एरिया है, और जो कि 1962 के युद्ध से चाइना ने हड़प लिया। 1993 से एलएसी का कॉन्सेप्ट आया। तो चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी हो, दोनों सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ही सीमित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में। ये मैप है, डोकला, नाथुला, ये सब आप लोग देख लेना, समझा दिया मैंने वैसे। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट में ब्रीफिंग लूंगा कि भूटान जो है वो लैंड लॉक देश है। आपने देखा जिस तरह नेपाल चारों ओर स्थल रुद्ध देश है, वैसे भूटान भी है। लेकिन भूटान भारत का परम मित्र रहा है और हमेशा से परम मित्र रहा है, वो कभी भी चाइना की तरफ नहीं गया है। मैंने बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि चाइना ने सारे साउथ एशियन नेशंस के साथ बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल करवा लिया है, सिवाय भारत और भूटान नहीं शामिल नहीं हुए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। भूटान जो है वहाँ नदी, वो ऊंचाई में है, पहाड़ों में स्थित है, हिमालय की फुटहिल्स में है। तो वहां पे जो नदियां हैं पहाड़ों से जब नीचे गिरती हैं उनमें बहाव बहुत तेज होता है। और जब उनमें इतना तेज क्या रहेगा, बहाव रहेगा, जब नदी इतनी तेजी से पहाड़ों से नीचे जाएंगी, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ से बहुत तेजी से जब नदी नीचे गिर रही है, तो हम यहाँ पे टरबाइन लगा के टरबाइन बहुत तेजी से घुमा सकते हैं और बिजली बना सकते हैं। इसे कहते हैं हाइडल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से हमने बनाई, हाइडल या हाइड्रो। तो भूटान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। भूटान में बहुत ज्यादा, मतलब पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हाइडल या पानी से बिजली बनाने का पोटेंशियल, ताकत और जो रिसोर्स है वो सब भूटान के पास है। तो भारत ने भूटान पे बहुत पैसा लगाया है और वो भारत में लगभग 10,000 मेगावाट की बिजली बना रहा है। यानी बना रहा मतलब इसने सेटअप लगाया है और ये बिजली बना रहा है। 10,000 मेगावाट का पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये बिजली कहाँ बन रही? भूटान में। कैसे बन रही? भूटान की नदियों से बन रही। और ये बिजली भूटान किसको बेचेगा? भारत को। तो भारत को क्या मिल जाएगी? एनर्जी, बिजली मिल जाएगी। हमें तो बिजली चाहिए ही, और भूटान को क्या मिल जाएगा? पैसा। तो इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। भारत पूरा इंफ्रा बना रहा है और भारत ही बिजली खरीद भी रहा है, भूटान को मिल रहा है पैसा। दूसरा, एक नदी है यहाँ पे, उसका नाम नाम है मांग देचू नदी। मांग, ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर बता रहा हूँ, मांग देचू नदी। तो अभी वर्तमान में किस नदी में भारत सरकार काम कर रही है जिसमें हाइडल प्लांट बना रही? वो नदी का नाम है मांग देचू नदी। मांग देचू नदी कहाँ पे है? भूटान में। टोटल 10,000 मेगावाट का कॉन्सेप्ट है। टारगेट है कि हम भूटान से इतनी बिजली पैदा कर देंगे। पूरा पैसा हम खर्च करेंगे, जो बिजली बनेगी बिजली भूटान हमको बेचेगा, भूटान को मिलेगा पैसा, हमको मिलेगी बिजली। भूटान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। और 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो भूटान पहला देश था जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस किया था या थम्स अप दिया था। और जैसा कि हमने देखा कि 700 किलोमीटर की बॉर्डर है और हमारे 4 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान में भी बुद्धिज्म अपनाया जाता है। और भूटान में वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके लेकर वो बहुत ज्यादा सजग है। एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। और अभी 1 साल पहले तक भूटान में, जैसे भारत जिसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया है, जैसे आप देखें कि नेपाल के साथ है, भूटान के साथ, तो हमें भूटान और नेपाल जाने के लिए वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है। आप उठाइए, मुंह उठाइए, चले जाइए, ठीक है, विदेश घुमाएंगे भूटान नेपाल जाके। लेकिन पहले भारत के लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता था अंदर जाने का, जो भी थोड़ा टैक्स है। लेकिन ये देखा गया कि कई सालों से भूटान में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो एनवायरनमेंट को बड़ा खराब कर रहे थे, पन्नियां कहीं भी फेंक रहे थे, पॉल्यूशन कर रहे थे, जंगलों में बोन फायर लगा रहे थे, आग नहीं बुझा रहे थे, नदियां खराब कर रहे थे, विषैली कर रहे थे। तो हाल ही में भूटान सरकार ने जो खासकर जो भी साउथ एशिया के जो देश हैं जो गंदगी ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया कि अब आप आओगे तो एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा आपको घूमने का। ये छोटी सी बात थी। और ये अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत सजग है। यहाँ पे आपको जो उसे कहते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है, काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। और अब इनके जंगल बहुत ज्यादा इन्होंने सहेज के रखे हैं। इसीलिए हमने तो भूटान से बोला कि हम 10,000 मेगावाट की बिजली पैदा करके दे देंगे, लेकिन इस वजह से कहीं कहीं जंगल भी काटने पड़ रहे हैं।
तो भूटान सरकार ने पिछले 2 साल से बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत के रोक दिए कि नहीं यार, जंगल नहीं काटेंगे भले कुछ हो जाए। एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सजग है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मांगदेचू नदी पर अभी भारत सरकार एक काम कर रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रही है, जिससे फायदा अल्टीमेटली भूटान को ही होगा। और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सजग है ये। तो इसलिए हाल ही में जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब देश के लोग जो यहाँ जा रहे थे, उन पे एक नया टैक्स लगाया है, एनवायरनमेंट शुल्क नाम से, क्योंकि हम गंदगी बहुत फैलाते हैं, है ना। और भूटान के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ सकते हैं। रोज औसतन 10,000 लोग भूटान की सीमा क्रॉस करके भारत आते हैं, काम करते, शाम को चले जाते हैं। और औसतन रोज 50,000 लोग नेपाल की सीमा से भारत आते, काम करते, शाम को नेपाल चले जाते हैं। बिल्कुल ओपन बॉर्डर एक तरह से, ठीक है। और भूटान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे एनडीए में भूटान के आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग मिलती है, हमारी लवासना में आप देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल में देखेंगे, तो वहां भी इनको ट्रेनिंग मिलती है, इनके ऑफिसर्स को। तो जैसा कि मैंने बोला, फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने 1949 इनके साथ साइन कर ली थी। और भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी थोड़ी बहुत भारत डिक्टेट करता है कि भाई कहीं कोई दिक्कत है विदेश संबंध में तो भारत उनके साथ रहता है। भूटान की आर्मी बहुत बड़ी नहीं है, वहां पे रॉयल भूटानीज फोर्स है, मेरे ख्याल से 8,000 की फोर्स है उनके पास, बस 8,000 लोगों की, क्योंकि उनको पता है कोई भी हमला होगा तो भारत तो खड़ा ही रहेगा, क्योंकि भारत ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रखी है। और भारत के लिए भी जरूरी भूटान इसलिए है कि पहले तो एनर्जी नीड्स मिलेगी, वहां से हाइड्रो पावर इतना ज्यादा होता है कि हमारी बहुत बड़ी जरूरत वहां से पूरी हो जाएगी। दूसरा, और वो चाइना के लिए की तरफ से बफर स्टेट है, अगर वो भी नेपाल के जैसे चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा तो फिर हमारा क्या बचेगा। दूसरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है, वहां मैंने चुंबी वैली दिखाई है आपको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है, सिर्फ 50 किलोमीटर। चाइना की आर्मी 3 घंटे में पहुंच जाएगी, और अगर उस हाईवे में कब्जा कर लेना तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक से बात करें तो बुद्धिज्म वहां फैला है ना। तो बुद्धिज्म जो भारत से है वो वहाँ पूरा बुद्धिस्ट कंट्री है वो। और जैसा यहाँ पे लिखा है कि दिस सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर है, वहाँ नदियाँ काफी ऊंचाई से नीचे आती है, रफ्तार में आती है, तो टरबाइन तेजी से घूम जाता है और बिजली बन जाती है। सबसे बड़ी बात, आपने देखा भूटान के साथ आसाम की बॉर्डर लग रही, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लग रही। और मैंने यहाँ बताया यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स है, मतलब जो देश विरोधी काम करते हैं, लेकिन भूटान ने हमेशा ये बात को ध्यान रखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा संगठन जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है या भारत की के खिलाफ काम कर रहा है, उसे भूटान में घुसने नहीं मिलता। ये लोग म्यांमार घुस जाते हैं, बांग्लादेश घुस जाते हैं, लेकिन भूटान नहीं घुस पाते। भूटान ने हमेशा रखा कि कोई भी उल्फा, कोई भी एनएससीएन का व्यक्ति भारत में हमला करके भूटान नहीं घुसे। इसके लिए भूटान की तारीफ करनी पड़ेगी। हमने देखा म्यांमार में सब घुस जाते हैं और बाद में ऑपरेशन सनराइज फर्स्ट और सेकंड हमने किया, लेकिन भूटान ने हमेशा अपनी बॉर्डर मेंटेन करके रखी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं घुसेगा जिसने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी या उसकी सॉवरेनिटी या उसकी डिग्निटी को हार्म किया हो, ठीक है। और भारत सरकार ने भी लगभग हर साल ऑन एन एवरेज 3,000 करोड़ रुपए इनको, एवरेज बोल रहा हूँ, कभी कभी 5,000 करोड़ भी आता है, हर साल इनको देती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रांट के रूप में कि आप रखिए पैसा अपने देश में लगाइए। हम पिछले 5 सालों से तो हम ये रकम हर साल बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, गरीब देश है, छोटा देश है, कभी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी तो चाइना के पास चला जाएगा, जिस तरह नेपाल चला गया, तो हम इसको ग्रांट के रूप में देते हैं। हम बहुत सारे कंट्रीज को ग्रांट देते हैं। ग्रांट मतलब पैसा रखो, ऐश करो, आराम करो, चुकाना नहीं है, उधार नहीं, हम ग्रांट दे देते हैं, अनुदान। और सबसे बड़ा अनुदान भूटान ही पाता है भारत से, सबसे बड़ा अनुदान पाता है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज की मैंने बात की है कि यहाँ का वाटर रिसोर्सेज बहुत बढ़िया है। और मांगदेचू नदी के बारे में यहाँ पे लिखा होगा, मांगदेचू ये लिखो, लिखा है यहाँ। अभी हाल में भारत सरकार मांगदेचू रिवर पे काम कर रही, मांगदेचू रिवर, ठीक है। हमारे भूटान के साथ कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। बस कभी कभी भूटान की जनता को लग जाता है कि भारत सरकार अपनी ग्रिड के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हमारे जंगल कटवा रही है, या जानबूझ के इतने हाइडल प्रोजेक्ट की उनको तो जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, आप प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, आपको मिलेगा पैसा। लेकिन वहां की आम जनता ये सोचती है कि भाई क्यों हम जंगल काटे, भारत को बिजली चाहिए तो कहीं और से लेना, हमारे जंगल क्यों काट रहा है। तो कभी कभी ऐसी बात आ जाती है। लेकिन बाकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे भूटान के साथ कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है। यार नहीं दे पाएंगे शिवानी तो शायद कभी हाथ मिला ले, शायद, क्योंकि उसके ऊपर चाइना बैठा है। जरूरत के वक्त तो हमें काम करना पड़ेगा ना, पड़ोसी को जरूरत है तो हमें देना पड़ेगा पैसा, हम अनुदान दे भी रहे हैं। और हमने देखा कि बीबीआईएन जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है,
और BBIN को ना एक तरह से, ये थोड़ा सा विवाद तो नहीं कर सकते लेकिन एक इशू है, हम बार बार BBIN का जिक्र कर रहे हैं। और ये एक तरह का क्रॉस कंट्री रोड हाईवे नेटवर्क है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये 4 देश जो है ये लैंड रूट से एक साथ जुड़ जाएंगे। मतलब आपने अपनी कार उठाई और आप नेपाल से, भारत से नेपाल गए, नेपाल से भूटान गए, भूटान से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से फिर आगे और निकल जाएंगे। लेकिन इसमें भूटान अभी अड़ंगा इसलिए लगा रहा है कि जहां जहां से हाईवे निकल रहा है वहां पेड़ हैं, कुछ जंगल हैं, और भूटान की सरकार, जैसे मैं वो बोल रहा कि इन्वायरमेंट को लेकर बड़ी सजग है, तो वो थोड़ा मना कर रहे हैं कि यार पेड़ ना काटे, तो एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचाएं, तो इसलिए भूटान की तरफ से ये थोड़ा सा विरोध आ रहा है। BBIN एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम 4 देशों की ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पे रोड बना देंगे। इसमें भूटान की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। और जैसा कि इसमें लिखा है कि भैया 60,000 इंडियन नेशनल्स हैं जो भारत भूटान में रहते हैं, और लगभग इतने भूटानी भी भारत में रहते हैं। और 8 से 10,000 ऐसे वर्कर्स हैं जो सुबह भूटान से निकलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, भारत में काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। और लगभग ऐसे 50,000 नेपाली हैं जो रोज सुबह नेपाल से निकलते हैं, 5 किलोमीटर अंदर भारत में आते हैं, किसी शहर में काम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे रिश्ते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ इस पूरे साउथ एशिया रीजन में भारत का सबसे अच्छे रिश्ते इसके साथ है, सबसे अच्छे वो भूटान के साथ है। भूटान के साथ हम सार्क में बैठे हैं, भूटान के साथ बिम्स्टेक में है, BBIN में भूटान के साथ हम बैठे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है। बस ये है कि कभी कभी हमारी सरकार जो है भूटान के आंतरिक मसलों में, भाई जैसे भूटान की सरकार ने बोला जंगल नहीं काटना है, भले हाईवे नहीं बने, जंगल नहीं काटना है, भले हाइडल प्रोजेक्ट नहीं बने, तो भारत सरकार कहीं कहीं फोर्स करती नहीं यार कटवा लो जंगल, यार बनवा लो प्रोजेक्ट, बनवा लो, हमें बिजली मिलेगी। तो कभी कभी भूटान के लोगों को लग जाता है कि भारत सरकार अपनी नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हमारे एनवायरमेंट को ताक पे लगा रही है। खैर, कभी कभी ऐसा लग जाता है। लेकिन बाकी हम देखें तो चाइना की तरफ से उसको थ्रेट आया, अभी 4 महीने पहले फिर आया था साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। कहाँ है साक्तेंग, ये कि भैया ये हमारी है, और ये इसलिए कि अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है, अरुणाचल को अपना हिस्सा। और यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है तवांग, यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है तवांग, तवांग। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। गूगल करना, तवांग को देखना, बहुत अच्छा शहर है। और यहीं पे हमने एक हमने सेला पास बनाया है, अभी नया डेवलप किया है यहाँ पे। अरुणाचल में पिछले 3-4 साल से आप देखो डेवलपमेंट वर्क बहुत सारे हो रहे हैं। डीडी जो आपका एयर इंडिया है, आकाशवाणी, उसने अरुण प्रभा नाम से स्पेशल चैनल बना दिया है। अरुणाचल में सेला पास बन रहा है। अरुणाचल में आप देख रहे हैं कि कई सारे हाईवेज बन रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे जो BRO है, बहुत बड़े, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहा है। तो अरुणाचल को जैसा वो साउथ तिब्बत कहता है, चाइना तिलमिला गया कि भैया अरुणाचल में इतना सारा काम क्यों हो रहा है। तो चाइना ने भी यहाँ बुलेटिन बना दी यहाँ पे। मेरे ख्याल से एक शहर का नाम नेक्से, नेक्से करके वो शहर का नाम है, ये बिल्कुल जस्ट बॉर्डर में है, यहाँ तक बुलेट ट्रेन आ गई है। और यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, ल्हासा। तो ल्हासा से लेकर यहाँ तक पूरा बुलेट ट्रेन से जोड़ दिया है, पूरी बॉर्डर बॉर्डर चल रहा है ये। तो चाइना बड़ा तिलमिला रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। अभी 3 साल पहले जापान ने बोला था कि हम स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, कई बहुत अरबों रुपए लगाएंगे। तो चाइना और बौखला गया कि यार ये हमारा साउथ तिब्बत है और यहाँ पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए भारत को डराता रहता है, साथ में भूटान को डराता रहता है। और अभी जो नया डराने का तरीका है वो है साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि ये तो मेरा एरिया है। और इसी को बेस बना के डोकलाम वाले में बोल रहा था, ये जो पूरा यहाँ पे जो थोड़ा सा ये एरिया है ना, देखो यहाँ पे देखो भूटान और इंडिया मिल जाते हैं, देखो यहाँ पे देखो भूटान और इंडिया मिल जाता है, ठीक है। ये और यहाँ से ये पूरा सिक्किम आ जाता है। तो यहाँ का कुछ हिस्सा चाइना मांग रहा था कि ये हिस्सा तुम मुझको दे दो भूटान, और साक्तिंग तुम रख लो। साक्तिंग तो भाई मेरा पहले से ही हिस्सा है, तो मैं क्यों रख लूँ। लेकिन ऐसे नेगोशिएशन करता रहता है। हमसे भी कई बार कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमको दे दो, और लद्दाख तुम पूरा, मतलब अक्साई चीन पूरा ले लो, लद्दाख भी ले लो। ये तो वही बात है, चाइना है, कुछ भी करता है। तो आप लोगों ने डोकलाम देख लिया है, आप लोगों ने नाथुला वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भूटान की वो समझ लिया, आप लोगों ने जो ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस है वो देख लिया, भूटान की लोकेशन देख ली। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो। लासा को एक शहर से जोड़ा, उसका नाम एक्चुअल मुझे नहीं पता है, याद है चाइनीज नाम है, इनके नाम आधे याद ही नहीं होते। देख लेना, गूगल कर लेना कि
मतलब ऐसा कौन कौन से वो शहर का नाम क्या है जो अरुणाचल बॉर्डर के पास है और जहाँ पे चाइना ने अभी लेटेस्ट में बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी शुरू कर दी है, बुलेट ट्रेन यहाँ तक आ जाती है। देख लेना आप लोग, ठीक है। कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ लो।